संजय, थैंक्स वेरी मच फॉर डूइंग दिस। बहुत देर से मेरी कोशिश भी थी और मेरी इच्छा थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ इस तरह जो है वो बात कर सकूं कुछ कैंडिड अंदाज से, क्योंकि 3 टॉपिक्स पे बात होनी है और साउंड एक ही तरह से करते हैं ये तीनों, संजय, क्रिकेट, कोरोना और किशोर। सो आपके तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि किससे आप शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा किशोर पहले हो जाए। किशोर क्या, एक्चुअली मैंने देखा है कि बहुत इट्स अमेजिंग कि दैट पर्सन पास्ड अवे इन द 80s एंड 2020 में भी पीपल उनके गानों पे झूल रहे, अभी भी प्राइम टाइम पे उनके गाने चलते। सो पीपल हैव रियलाइज द जीनियस ऑफ द मैन। वो तब गा के चला गया एंड पीपल आर स्टिल सॉर्ट ऑफ enjoying his song. My daughter still loves listening to Kishore. She has heard me sing Kishore more than Kishore. और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ गाने की, और at the end of it I realize people like us, people like me are just 0.03% of Kishore Kumar, but हम दोनों भक्त हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है, वो जो लोगों को शायद पता नहीं होगा कि हम गए थे और किशोर के बारे में सुनने के लिए राजेश रोशन जी से, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर थे, और वो एक बड़ी मेमोरेबल इवनिंग थी, इसलिए कि किशोर कुमार के बारे में बहुत कुछ जो अंदर की बातें हैं वो हमने सुनी। और मैं और संजय जो हैं वो उतने बड़े भक्त हैं जितने कि शायद राजेश रोशन या उस जमाने में जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स उनके थे, क्योंकि कमाल एक तरह से आवाज में जो एफर्टलेस तरह से थ्रो थी, वो कमाल की चीज थी। जी, और मुझे याद है कि हम लोग एक बार श्रीलंका में बैठे थे सिनेमन ग्रैंड के लॉबी में, और किशोर की बातें होती है। मुझे पता है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि रमीज के जैसा किशोर कुमार का फैन है नहीं। मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन रमीज इज नंबर 1 राइट एट द टॉप। तो एक बंदा आ गया जो दुबई का मेरा एक दोस्त था, तो मैंने उसको पकड़ा एंड आई सेड दिस इज प्रकाश एंड ये रमीज है, ही आल्सो सिंग्स वेल। एंड आई टोल्ड प्रकाश माय फ्रेंड कि रमीज बहुत किशोर कुमार का फैन है। बोला अच्छा, तो चलो अभी सुमित कुमार से बात कराते हैं आपकी। So Sumit Kumar is Kishore Kumar's son, and he had just met him in Mumbai, and he called up Sumit Kumar, my friend Prakash, and he got Sumit Kumar to talk to Ramiz, और रमीज ने उससे बात की, and उसके बाद रमीज वो एकदम झूल रहा था कि यार I can't believe my luck, I have talked to Kishore Kumar's son. So ऐसे रमीज किशोर कुमार के फैन है, and that is a pretty nice coincidence. या ठीक है। अच्छा संजय, थोड़ी क्रिकेट की अब बात कहाँ से शुरू करें? प्रेजेंट टाइम से शुरू करें या पास्ट से शुरू करें? इसलिए कि मैं इसलिए आपका, जब आप बैटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान को उधेड़ रहे थे 1989 की सीरीज में, चले वहां चलते हैं। और जो मुझे आपकी बैटिंग की सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि सिंपल स्टाइल था, और जो आपकी टो जो पॉइंट होती थी, ये टेक्निकल टर्म्स में हम जा रहे हैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बिल्कुल डाउन द पिच होती थी, वो क्रॉस द लाइन नहीं जाती थी। जबकि मुझे प्रभाकर ने इतना तंग किया था उस सीरीज में इन स्विंग से, क्योंकि मेरी टांग जो है ऑफ स्टंप पे निकल जाती थी और फिर लेग बिफोर और बोल्ड होने का खतरा था, क्योंकि बल्ला क्रॉस जाता था। सो मुझे अपना स्टांस जो है वो थोड़ा सा बदलना पड़ा और ओपन करना पड़ा वो इन स्विंग के एंगल को किल करने के लिए। मगर आप में ये एक नेचुरल एबिलिटी हमने देखी थी जो कि बहुत ही खूब थी। इसकी एक छोटा सा पॉइंट है, मगर बहुत ही बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या मैं इसको ठीक समझा? जी, एक्चुअली उसकी स्टोरी है जो आप कह रहे हैं ना, मेरा टो और जो ओपन स्टांस आपने किया, उसकी स्टोरी वेस्ट इंडीज में है। जब मैंने उसके पहले पाकिस्तान के पहले वेस्ट इंडीज गया था, और आई गॉट माय फर्स्ट 100 इन द सेकंड टेस्ट मैच इन द फर्स्ट टेस्ट, और 100 रन बनाए। तब मैल्कम मार्शल, कर्टली एम्ब्रोस, कोर्टनी वॉल्श एंड इयन बिशप ये अटैक था, और 100 रन तब बनाए। और नेक्स्ट टेस्ट मैच में मैल्कम मार्शल ने मुझे परख लिया कि इस बंदे में एक वीकनेस है, जब तक बॉल ऑफ स्टंप के बाहर है, ऑफ स्टंप पे इज ओके, जब अंदर मारो ऐसे करके तो ये बंदा थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। एंड ही गॉट मी आउट ऑन 0-1 नेक्स्ट टेस्ट मैच, लेग बिफोर। ऑफ स्टंप के बाद शॉर्ट बॉल डाल रहे थे और फिर अंदर मारने वाले थे, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग इट नाउ। एंड मैंने ओपन स्टांस करके मैंने ऐसे खेला, एंड कितना गजब का बंदा है। रमीज, यू मेट हिम, ग्रेट क्रिकेटर, ग्रेट मैन, ही इज नॉट देयर विद अस एनीमोर। उसने फॉलो थ्रू पे मेरे पास देख के, जैसे कोच नॉड करता है ना कि एक स्टूडेंट से खुश होके, वैसे उसने मुझे नॉड किया कि वेल डन, that was great. But that bad habit again came into my game before I came to Pakistan, and Chandu Boldekar के हमारे तब कोच थे, and in the net before coming to Pakistan he told me कि थोड़ा सा ओपन करो, ये पूरा ऑन साइड का जो विश्व है, वर्ल्ड है, वो खुल जाएगा आपके लिए।
and that adjustment I made again, and that's why that happened. But वो पाकिस्तान की tour actually was like a dream fantasy, क्योंकि उसके बाद वैसा फॉर्म मेरा रग्बी क्रिकेट में रहा ही नहीं. That was like ऑटो पायलट पे बैटिंग चल रही थी. सही, बहुत ही आला बैटिंग की आपने. मैल्कम मार्शल की आपने बात की, मतलब इंसान तो थे ही थे, बॉलर. मेरी किताब में संजय, आई डोंट नो आपकी जब रेटिंग लिस्ट आती है कि आप जिस फास्ट बॉलर्स को खेले हैं, मेरी रेटिंग लिस्ट में नंबर 1 रहेंगे मैल्कम मार्शल. इसलिए कि वसीम अकरम से पूछिए रमीज, वसीम भी वही बोलता है कि नंबर 1. इसलिए कि रिवर्स स्विंग से लेके नॉर्मल कन्वेंशनल स्विंग, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट एंगल. हमारी एक सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान में. सो उस वक्त भी ये पीक थे, 86 87 की वो सीरीज है, या 88 के बाद थी, मुझे ईयर याद नहीं है. सो सडनली कराची में टेस्ट मैच हो रहा था, तो वो सडनली उन्होंने सब चीजें बदल दी, क्योंकि मैं बैटिंग कर रहा था और रोकी जा रहा था. तो राउंड द विकेट उन्होंने एंगल मार्क किया अपना, और एक फील्डर सिली पॉइंट पे ले आया वो. अच्छा, अब मुझे एज अ बैट्समैन आप फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि करने क्या लगा है बॉलर के, क्या शॉर्ट बॉल करेगा, यहाँ पे करेगा और गेंद उछल के जो है वो सिली पॉइंट की तरफ जाएगी, या बैकफुट पे जाके मैं ऐसे खेलूंगा तो सिली पॉइंट के फील्डर बिजनेस में आएगा. तो मैं थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सडनली मैं 20-25 रन पे खेलना था कि ये हुआ क्या है. तो क्योंकि मैं ऑन पे खेलता था ज्यादा, तो उन्होंने क्या किया संजय, मुझे बॉल किया मिडल और लेग स्टंप पे आउट स्विंग आ गए, और मैं ऐसे करके गया सीधे बल्ले से, मैंने खेला, ऑन नहीं खेला, और गेंद का बाहर का किनारा लिया, फर्स्ट बाउंस सिली पॉइंट फील्डर के पास वो बॉल गया. इतने प्रिसीजन ड्रिवन थे और कमाल की, क्योंकि हम तो खैर बॉल के साथ छेड़खानी करके उसको रगड़ के रिवर्स स्विंग करते थे. उस जमाने में आप स्क्वायर पे अपना हाथ खोल सकते थे अपना स्पेल करने से पहले. सो वो स्क्वायर पे आते थे और गेंद को उस तरफ मारते थे, वो अपना हाथ खोलने में जिस तरफ उनको गेंद को रफ करना होता था. तो ये पे, और उनको नाखुन मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. तो कमाल के एक हुनरमंद और एक बहुत ही बड़ा माइंड था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. मैल्कम मार्शल की जब बात करते हैं, तो संजय उस टूर के बाद फिर क्या हुआ? पाकिस्तान के टूर के बाद वेयर डिड यू, आई मीन, जो प्रॉमिस थी, यानी कि इमरान खान आपके फैन बन गए थे, हालांकि आप, मुझे पता आप इमरान खान के फैन हैं. सो उसके बाद क्या कहानी हुई, क्योंकि फोकस से आप ऑफ हो गए थोड़ा सा? एक्चुअली अगर मेरे पहले 30 टेस्ट मैचेस देखें तो उसमें से पहले 25 टेस्ट मैचेस फॉरेन कंट्रीज में हुए थे, यानी हर अलग जगह में. सो पाकिस्तान, पहले मैं वेस्ट इंडीज गया टूर पे, फिर पाकिस्तान आके मैंने रन बनाया. उसके बाद नेक्स्ट सीरीज था न्यूजीलैंड में, कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशन. एंड इमरान खान, इसलिए मैं इनको इतना रिस्पेक्ट करता हूँ कि न्यूजीलैंड जाके कंप्लीटली एक अलग तरीके से खेलना था मुझे, वो मैं नहीं कर पाया. एंड आफ्टर दैट आई हैड गॉन टू इंग्लैंड एंड वन एग्जीबिशन मैच. इमरान खान ने पकड़ा मुझे और कहा कि व्हाई वर यू प्लेइंग रिचर्ड हैडली ऑफ द बैक फुट. तो मैंने कहा कि इन्होंने कहा मुझे, सर यू प्लेड वसीम अकरम सो वेल इन पाकिस्तान बिकॉज़ यू प्लेइंग हिम ऑन द फ्रंट फुट करके. तो ये जो एडजस्टमेंट थी दैट आई वाज नॉट एबल टू मेक. और दूसरी चीज जो अब मैं जान गया हूँ कि मैं थोड़ा सा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हूँ रमीज. यानी खुद अपने को आपको डिस्ट्रॉय करता हूँ इन ट्राइंग टू बी बेटर एंड बेटर. अभी सिंगिंग में भी वही हो रहा है, मेरे आंखों के सामने हो रहा है, बट आई कांट हेल्प इट. मैं इतना गाता हूँ कि इतना घुस जाता हूँ कि वो जो लाइटली गाना होता है, जो मजाक लोग एंजॉय कर पाते वो नहीं करता. तो वो थोड़ा ऑब्सेसिव नेचर है, एंड बैटिंग के साथ भी मुझे लगता है वही हुआ. एंड आई वाज नॉट एबल टू सॉर्ट ऑफ कीप द सेम फॉर्म. हाँ, आपने फिर एक तस्करा कर दिया रिचर्ड हैडली का. एक दफा हमारा टूर था न्यूजीलैंड में, इमरान खान हमारे कप्तान थे. साइड मैच में रिचर्ड हैडली कैंटरबरी से खेलने आए. सो मैं बैटिंग करने जा रहा था, पहली दफा एक तो डेब्यू मैच में खेला था 85 में, ये बात की बात है. तो मुझे नहीं पता था कि इमरान खान और रिचर्ड हैडली की क्या, इनका कंपटीशन तो लगा रहता ऑलराउंडर्स का. खैर, कपिल देव के साथ भी था इमरान का, इयन बोथम के साथ भी था, रिचर्ड हैडली के साथ भी था. तो मैं अंदर ओपन करने जा रहा था, तो मेरे पास आया, कहते कि देखो, अगर इसने बाउंसर किया ना, इसको तुमने पुल मार दी ना, तुम्हें पूरी इनिंग्स ये बाउंसर नहीं करेगा, डरपोक है ये फास्ट बॉलर. और बिलीव मी कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ. वो पहले 10-15 रन पे बाउंसर किया, मैंने पुल मारी, उसके बाद मैंने कुछ 60-70 स्कोर किया था, एक बाउंसर नहीं किया रिचर्ड हैडली ने. सो यहाँ पे भी आई थिंक हम बहुत ज्यादा एक तरह से किस्मत वाले थे कि इस तरह का हमारा लीडर मिला था, जो कि ना सिर्फ इंप्रूवमेंट की तरफ, बल्कि हमारी इंप्रूवमेंट की तरफ लुक आफ्टर करता था, बल्कि ऑपोजिशन को भी समझने की, हमें सिंप्लीफाई करके सिचुएशन देता था. तो आपने उनको कैसा पाया एज अ
ऑपोजिशन लीडर संजय? एक्चुअली हर सीरीज के बाद ना मैं जब घर आता था, मेरे दोस्त होते थे क्रिकेटर्स थे वो खुद, तो हमेशा एक पॉइंट होता था जिस चीज से मैं बहुत इंप्रेस होके मैं ऐसा जब वापस आता तो मुझे आई टू गेट डेस्परेट कि अभी जाके घर में बताना है या दोस्तों को बताना है ये चीज। तो साउथ अफ्रीका जब गया था तो जॉन्टी रोड्स के बारे में मुझे सबको बताना था कि ये गजब का एक फील्डर आ गया। तो पाकिस्तान के टूर के बाद मुझे सिर्फ इमरान के बारे में ही एक्चुअली बात करनी थी सबके साथ। उनका जो अप्रोच था, वो 39-40 इयर्स ओल्ड 89 में, और जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके क्रिकेट खेली, वो नॉट एट ए स्पीक बॉलर वाइज, फिर भी मन लगा के जो उनका एफर्ट और उनका कमिटमेंट, और जिस तरह से बातें आपसे करती थी, यार रैम्बो तो डाइव क्यों नहीं मारता, वो तरह की बातें, तो वो सब मेरे ध्यान में थी। और उसके एक्चुअली पाकिस्तान जाने के पहले तब तक सुनील गावस्कर वॉज माई वन एंड ओनली सॉर्ट ऑफ गॉड, एंड उनके वजह से मैं एक्चुअली क्रिकेट खेला। मेरे पिताजी इंडिया को खेले थे, लेकिन सुनील गावस्कर को देख के मैंने क्रिकेट खेला। लेकिन उसके बाद वन एंड ओनली इमरान खान मेरे आइडल बन गए थे, एंड स्टिल माय, आई कॉल हिम माय 10 आउट ऑफ 10 मैन। राइट, एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई शक नहीं। आजकल तो वो फंसे हुए कोरोना की वजह से, इज ट्राइंग टू लीड अस इनटू एक्शन। मुश्किल हालात है। इंडिया में क्या हालात हैं कोरोना के, एंड हाउ यू कोपिंग विद इट? वी आर सॉर्ट ऑफ जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जो स्कीम्स चल रहे हैं, सिस्टम जो किया है, लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, एकदम जैसे फर्स्ट वर्ल्ड टॉप क्लास कंट्री करते उस तरह का उन्होंने हैंडलिंग किया। आज एक मैसेज मेरे फोन पे आया था कि अगर कोई एंजाइटी इश्यूज हो कोविड की वजह से, देन दिस इज द नंबर टू कॉल, एंड पीपल आर आल्सो रिस्पॉन्डिंग। बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, एंड आई होप कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ बेटर थिंग्स टू कम। ये तो क्राइसिस है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब इतना बड़ा पॉज है संजय, क्रिकेटर्स को अब कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि फटीग हो गई है, फैंस को भी व्यूअर फटीग नहीं अब होनी चाहिए, बट आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तो खुल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको एरिया क्लियर करके या टेस्टिंग करके व्हाटएवर इज नीडेड, आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के साथ जो जिंदगी के पहिए को वापस डगर पे डालना है। क्रिकेट के हिसाब से भी कोई इतना क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग नहीं रहेगा इवेंचुअली कि वो ऐसे डिश आउट पैसे करता रहेगा और सिस्टम में पैसे डालता रहेगा विदाउट अर्निंग a certain amount back into the kitty. So इसके ऊपर मेरी टेक ये थी कि अब सार्क कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल, आई नो इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलते हैं, बट छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए कि अगले महीने या 1.5 महीने के बाद फैंस बेशक ना आए, मगर बिहाइंड क्लोज डोर्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो जनरेट होनी है, इसलिए कि फैंस जो घर में बैठे हैं लॉकडाउन सिचुएशन में, शायद उनके लिए भी थोड़ा बहुत ये रिलीफ हो जाए। जो आप ये कह रहे हैं ना कि अगर कोई मेंटली जो है वो टेंशन में है कोरोना की वजह से, ये नंबर है। सो मैं बताऊं कि जो टेंशन को रिलीज करने के लिए क्रिकेट का नंबर जो है वो भी चल सकता है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है ये प्रेशर हमेशा रहेगा अथॉरिटीज के ऊपर कि क्योंकि एक तो क्रिकेटिंग इकोनॉमी जो आपने बात की, लेकिन बाकी सारी इकोनॉमीज जो है विच आर लार्जर देन क्रिकेट एंड मोर नीडेड, मोर नेसेसरी, तो ये प्रेशर हमेशा रहेगा। तो मुझे लगता है कि आस्ते आस्ते, जैसे आपने कहा, वो बेबी स्टेप्स लेंगे। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा सा ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन कर दिया गया है जगह जगह में, स्टेट्स में, कि जहां पर ग्रीन जोन है वहां पर यू कैन फ्रीली मूव अबाउट, ऑरेंज में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है, रेड में कंप्लीट लॉकडाउन है। मेरा जो एरिया है वो कंप्लीट लॉकडाउन अभी है, लेकिन can't go on forever। आज की तारीख में हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि इकोनॉमी इतनी बड़ी चीज है, कैपिटलिज्म का दौर चल रहा है, तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। अच्छा, इंडियन क्रिकेट की रिसर्जेंस तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि पिछले 10-15 साल से प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। क्या कौन से एरियाज हैं आप समझते हैं कि जिसकी वजह से भारत जो है वो इस वक्त की भारतीय टीम बनी हुई है? 2000 के बाद जब सौरव गांगुली कप्तान थे, उसके बाद इंडिया थोड़ा सा बेहतर हो गया फॉरेन कंडीशंस में कॉम्पीट करने के लिए, और तब उनके पास ऐसे बैटिंग आ गई कि जो फॉरेन पिचेस पे पेस एंड बाउंस के अलावा भी अच्छी खेल सकती थी। क्योंकि जब मेरा दौर था 90s में, तो हम घर में जीतते थे, बाहर जाके थोड़ी सी स्ट्रगल होती थी, क्योंकि बल्लेबाज जो थे वो कट और पुल कम मारते थे, फ्रंट फुट वाले प्लेयर थे, लो बाउंस के बैट्समैन थे। लेकिन पोस्ट 2000 गांगुली के लीडरशिप में, और बाद में वीरेंद्र सहवाग, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ये सब
बैट्समैन थे जो पेस एंड बाउंस के खिलाफ बहुत अच्छे थे, तो एक थोड़ा सा ग्राफ ऊपर गया। फिर धोनी आ गए और एक टेम्परामेंट बदला रमीज इंडियन टीम का, यानी बड़ी स्टेज पे स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में जैसे इमरान थे कूल एंड कॉन्फिडेंट, वैसे धोनी इंडिया के लिए थे। तो जब बड़ा स्टेज था 2011 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, 2007 वर्ल्ड T20, तो ऐसे स्टेजेस पे इंडियन टीम टेम्परामेंटली बेहतर हो गई। यानी जो पाकिस्तान में 90s में हमने देखा इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह का टेम्परामेंट पाकिस्तान टीम का 90s में था, उस तरह का इंडियन टीम का हो गया था। तो ये ग्राफ बेहतर हो गया, और अंडर विराट कोहली इंडियन टीम फिटनेस वाइज हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। और विराट आप जानते हैं, उनको देखा है आपने, इतने कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदे हैं कि कोई भी मैच हो यू वांट टू विन डेस्परेटली, वो टीम का भी माहौल बन गया है। सीम बॉलिंग है, सडनली उसमें क्वालिटी आ गई है। बल्लेबाजी मुझे लगता है अभी भी थोड़ी सी कमजोर है टेस्ट फॉर्मेट में, स्विंगिंग कंडीशन से, लेकिन ओवरऑल ग्राफ बहुत अच्छा चल रहा है। और उसका कारण ये भी है कि अभी भी नंबर 1 स्पॉट है, पॉपुलर है। क्रिकेट इकोनॉमी जो भारत की है, जब तक पैसा है किसी चीज में, लोग एस्पायर करेंगे टू रीच सर्टेन स्टैंडर्ड। तो वो एक भारत के लिए अच्छा हो रहा है कि एक क्रिकेट इकोनॉमी है, उसका भी असर क्रिकेट इंप्रूव होने में हो गया है। और क्रिकेट इकोनॉमी बनाई है रिजल्ट्स ने और टैलेंट ने। आई थिंक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, हमेशा से जैसे कि मुझे पता है कि बहुत सारे एक्स इंडियन क्रिकेटर्स या अभी भी एक वंडरस स्टेट ऑफ माइंड में हमेशा रहते हैं कि पाकिस्तान इतने फास्ट बॉलर कैसे प्रोड्यूस करता रहे, क्योंकि हम बात करते हैं पाकिस्तान में अनऑर्थोडॉक्सी की, सिस्टम इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं, मगर फिर भी लाइन लगी रही है। और अभी भी जो PSL हुआ है इसमें 3-4 आए हैं, वो 18, 19, 20 साल के लड़के हैं जो 150 किलोमीटर पे बॉल करा रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि कैनवस जो है वो फिर से हरा भरा होने वाला है फास्ट बॉलिंग के हिसाब से। मगर एक पाकिस्तानी हमेशा ये वंडर करता है कि इतना बैटिंग टैलेंट भारत निकालता है, वो कहाँ से निकलता है संजय? क्या ये बेसिक्स पे काम होता है, स्कूल लेवल की क्रिकेट बहुत शानदार है, या जब ये अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं, या एक तरह से गुरुज जो हैं हर एक स्टेट में, खासतौर पे मुंबई में जो कि एक तरह से गढ़ है बैटिंग टैलेंट का, क्या वहां से इन्फ्लुएंस होता है बाकी ब्रिलियंट बैटिंग टैलेंट भारत में? एक्चुअली अगर 70s से अब तक देखे तो 70s, 80s, 90s में पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग हीरोज ज्यादा थे। यू हैड एन इमरान खान, यू हैड सरफराज नवाज, आई नो देयर वाज जावेद मियादाद, बट वसीम अकरम, वकार यूनिस, बाद में शोएब अख्तर। तो ये क्या होता है कि किसी भी यंगस्टर, बच्चा जो होता है, आप कितने भी ढेर सारे एकेडमीज निकाले, लेकिन उसको एक हीरो चाहिए देखने के लिए, उनको देख के देन ही वांट्स टू बिकम लाइक हिम। मेरे लिए सुनील गावस्कर थे। तो इंडियन क्रिकेट में हमेशा बैटिंग हीरोज थे, इसलिए सबको बैटिंग करना था। और दूसरी चीज, आप नॉर्थ वेस्ट में हो, व्हेन यू लुक एट पाकिस्तान इन कंपैरिजन टू इंडिया, और जो इंडिया के फास्ट बॉलर थे वो नॉर्थ से आते, तो फिजिकली आप में वो एबिलिटी थी टू बॉल फास्ट, प्लस टेम्परामेंट उस तरह का था, एंड हीरो से जिनको आपको एम्युलेट करना था। तो भारत में थोड़ा बैटिंग और स्पिन का कल्चर था। और मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि जब सिलेक्शन ट्रायल्स होते थे ओपन अंडर 19 लेवल पे, तो बहुत लंबी कतार लगती थी बैटिंग के लिए और उसके बाद स्पिन के लिए, और फास्ट बॉलिंग कोई करना नहीं चाह रहा था। लेकिन वो अब थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि फिटनेस कॉन्शियसनेस आ गया है यूथ में। सब लोग एवरीवन वांट्स टू शो देयर मसल, थोड़ा इंस्टाग्राम पे और सब, तो वो भी थोड़ा सा बदल के अब इंडियन यंग बॉलर्स वांट टू बॉल फास्ट। अगर आप देखें, नवदीप सैनी है, आपने मावी को देखा होगा, ये सब बैट्समैन थम्पी, दे ऑल वांट टू बॉल फास्ट 90 माइल्स पर आवर। तो ये कल्चर थोड़ा सा चेंज होने लगा है। लेकिन वो दौर था जब हीरोज से बैटिंग हीरोज, तो वही बच्चे वांटेड टू बी, आई वांटेड टू बी लाइक सुनील गावस्कर, whereas वही जमाने का एक पाकिस्तानी यंगस्टर वुड वांट टू बी लाइक एन इमरान खान और वसीम अकरम वकार। हाँ, नहीं, क्योंकि मैं एक दफा गुजर रहा था मुंबई में, शायद हम ताज या ट्राइडेंट में रुके हुए थे, शायद ताज में थे। सो वो रेड लाइट बड़ी लंबी चौड़ी आई। सो वहां पे वो जो आजाद मैदान है, वहां पे मुझे कुछ 10 मिनट जो है एक कोचिंग के मुझे पता चला कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने पूरे पैड्स पहने हुए, 2-3 ने हेलमेट भी पहनी हुई, और उनके जो टीचर्स थे या कोचेस थे वो उनको फॉरवर्ड डिफेंस सिखा रहे थे। वो 10 मिनट जो देखा मैंने, वो फॉरवर्ड डिफेंस देखा मैंने। सो मुझे थोड़ी सी ये बात पता चली कि क्योंकि बेस या बेसिक्स के ऊपर काम किया जाता है एक छोटी उम्र से, और फिर टेम्परामेंट बड़ा रॉक सॉलिड है, इसलिए कि अगर आप
100 बॉल खेलेंगे कि आपको रोकना ही है, तो आपका टेम्परामेंट भी डेवलप होता जा रहा है कि जब मैच सिचुएशन में मैं ये कर सकता हूँ। सो मुझे लगा कि शायद छोटी उम्र में बेसिक्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वेयर यहाँ पे हमारे यहाँ टेनिस बॉल क्रिकेट का कल्चर है, क्रॉस द लाइन, और टेम्परामेंटली हम उस तरह के नहीं हैं बैटिंग के हिसाब से जैसे कि एक भारतीय यंगस्टर होता है। जी एक्चुअली 90s में जब मैं एक्चुअली आई स्टार्टेड प्लेइंग स्कूल क्रिकेट इन द 70s 80s, तब एक्चुअली सिर्फ फोकस था डिफेंस पे, थोड़ा ज्यादा ही था, क्योंकि हमारे कोचेस, मैं एक्चुअली तब शॉर्ट बॉल पे हुक मारता था, तो उन्होंने किया नहीं 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 डक करो, यू नो रिस्क क्यों लेते हो, अगर ऑफ स्टंप के बाहर अगर बॉल छोड़ा तो कोच इतना खुश होता था, वाह 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 वेल लेफ्ट, क्या बॉल छोड़ा है। तो फोकस वाज ऑल ऑन डिफेंस। एंड फिर से मैं कहता हूँ कि तब हमारे आइकॉन्स थे सुनील गावस्कर, जो पूरा दिन डिफेंस करते और पोस्ट टीम में थोड़ा सा अटैकिंग खेल के बड़े बड़े रन बनाते थे। तो बंबई में कल्चर ये था कि डिफेंस सॉलिड करो और बड़े रन बनाओ, बड़े रन 150, 200, 250। तो ये कोचेस ऐसे थे, अगर 100 करके घर आ जाओ तो फिर डांटते थे कि ये क्या हुआ, 100 थे बिल्कुल सेट, और एक 100 बना सकते थे, ये क्या है। तो ऐसा एक माहौल था। दिल्ली में थोड़ा सा अलग था, दिल्ली में अटैकिंग थोड़ा माहौल था, जैसे वीरेंद्र सहवाग वहां से आ गए, तो ज्यादा अटैकिंग प्लेयर्स जो बाद में आ गए वो दिल्ली से आ गए, लेकिन बंबई में डिफेंस और टेस्ट क्रिकेट में सक्सीड होने का एक कल्चर था। लेकिन अब बदल रहा है, अभी फोकस उतना है नहीं कि डिफेंस तगड़ा करे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एज अ फॉर्मेट एक नंबर 1 चॉइस नहीं है अब यंगस्टर्स की। नंबर 1 चॉइस अब है व्हाइट बॉल क्रिकेट, क्योंकि लोग ज्यादा आते हैं देखने के लिए, वहां पर पैसा भी ज्यादा है। तो हमारा जो अपब्रिंगिंग था वो अलग था, लेकिन तब यस फोकस पूरा डिफेंस पे था। और जो दिग्गज हमारे कोचेस थे वो तो अगर टेक्निक अच्छी हो तो एकदम बड़े फैन, अगर पूरा दिन में 30 रन बनाओ तो भी खुश के क्या डिफेंस है इसका। वो आपने बात की ना नॉर्थ की, दिल्ली की, यहाँ लाहौर में भी माहौल बैटिंग के हिसाब से वैसा ही है। मुझे याद है यहाँ क्लब मैचेस जब होते हैं तो जब उससे पूछो ना किसी प्लेयर से कि कितना स्कोर किया, उसने कहा पहला बॉल कट, दूसरी ड्राइव, तीसरा शॉट पुल, उसने स्कोर कितना किया कि जी 18। तो ये जो माहौल है ना ये ज्यादा बदला नहीं है दिल्ली का। और ना बिकॉज सेम लैंडमार्क था पहले। एक स्टोरी है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि एक इंडिया के बैट्समैन थे, उसी एरिया से आए थे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ बिल्कुल रन नहीं बना पा रहे थे, और एक मैच में ऐसे करके आउट हो गए 0 पे, यू नो बाउंसर डाला और ड्रेसिंग रूम में आया, बोला यार आज 100 का मूड था। तो ऐसा माहौल होता है, तो अलग अलग टेम्परामेंट, यू नो फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, एंड इसीलिए तो इतना ब्यूटीफुल है ना सब। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, आगे चलते हैं, आजकल की क्रिकेट की तरफ थोड़ा आते हैं। आपने कहा कि बिल्कुल माहौल बदल गया है, बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी। बैटिंग में जो है वो आपको पता है कि एक से एक बड़ा एंगल, और बैटिंग में भी वैरायटी बेइंतहा जबरदस्त हो गई है, यानी कि अब प्लेयर्स अपनी रेंज को एक्सपैंड करते हुए डरते नहीं है। आपने बात की ना जब आप और हम खेलते थे तो रोलिंग शॉट्स, और मुझे तो इमरान खान से बड़ी डांट पड़ी थी। मैं आपको एक किस्सा बताता चलो, मैंने सुनील गावस्कर से भी कहा था, मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा होता था, 86 की सीरीज थी, तो इमरान खान पूरा जोर लगा के बाउंसर तो सनी भाई पीछे ऐसे हो जाएं, फिर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ऐसे गेंद छोड़ता है, और उसके बाद जैसे ही मिडिल लेग पे गेंद आए कुछ चौथे पांचवें ओवर में तो टक करके वहां चौका। तो फिर वो मैं शॉर्ट लेग पे होता था तो मुझे देख के देखो कैसा खेलता वो, तो मुझे जो माँ बहन की गालियां वहां पे शॉर्ट लेग पे सुनील गावस्कर की वजह से पड़ती रहती। तो फिर मैंने रिटेलिएट किया, मैंने कहा जी क्या मैं देखूं, क्या सीखूं मैं इस बैटिंग से, वो तो गेंद खेलते ही नहीं है। तो वो उसी तरह से जो था वो सारा सिचुएशन थी कि छोड़ना जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था, मगर अब छोड़ना जो है वो गुनाह है। जी मुझे एक स्टोरी याद आ गई, जब मैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू करने वाला था, जा रहा था मैं दिल्ली और वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू, एंड वेस्ट इंडीज तब तो एकदम दिग्गज, यू नो ग्रेट टीम, और वो तब 4 बाउंसर्स डालते थे ओवर में। तो ये छोड़ने से मुझे याद आ गया, तो एक खिलाड़ी से थोड़े से सीनियर, थोड़े से कोचिंग भी कर रहे थे, तो वो कहा कि देखो वेस्ट इंडीज है ना, तो मेन इज बॉल छोड़ना, ऑफ स्टंप के बाहर अगर बॉल हो तो छोड़ दो, लेग स्टंप के बाहर हो बॉल तो छोड़ दो, स्टंप की बॉल भी छोड़ दो क्योंकि ऊपर से ही जाने वाली है। एक्चुअल सीरियस एडवाइस दे रहे थे कि बॉल छोड़ो स्टंप वाली, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे वो ऐसे डालेंगे, वो स्टंप के ऊपर से जाए, खेलने की जरूरत ही नहीं है। मगर अब संजय, अब तो
कमाल किस्म की बैटिंग हो रही है, ना सिर्फ भारत की तरफ से, मगर जो इम्प्रोवाइजेशन देखी जा रही है जनरली हर मुल्क में 2-3 जो है वो बहुत ही चाबुक किस्म के बैट्समैन है। मेरी उसके ऊपर एक थियरी है रमीज, हाँ। कि लोग ये नहीं जानते या इतना उस पर गौर नहीं करते कि हेलमेट ने पूरा गेम को बदलना, बैलेंस बिटवीन बॉल। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था एक रेस्टोरेंट में और मैच चल रही थी, पुराने जमाने की 1970s ऑस्ट्रेलिया, वो डेविड होक्स और वो सब, और मैं देख रहा था फास्ट बॉलर आ रहे डाल रहे, सब झिझक के क्रीज में खेल रहे, तो एकदम अलग, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि यार हेलमेट नहीं है इनके पास, इस वजह से ये जो डर बॉल का ना बिल्कुल चला गया है। मैंने देखा विराट कोहली को, मिचेल जॉनसन को, उन्होंने क्रीज के बाहर रह के पुल मारी है मिड विकेट के ऊपर, तो ये जब से चला गया है ना, तो बैलेंस इज कंप्लीटली चेंज एंड अ लॉट ऑफ द शॉट्स आजकल जो तुम देख रहे हो, अगर हेलमेट ना हो तो इट्स इम्पॉसिबल टू प्ले दिस स्कूप। इमेजिन कीजिए जो ऐसे शॉट्स खेलते हैं, हेलमेट नहीं है, आप खेल पाते नहीं। और दूसरी चीज है कि कोई चॉइस ही नहीं रमीज, अगर हम आज डेब्यू करते तो हमको भी वही गेम खेलना वाज नेसेसरी, तो वो उसी तरह की प्रैक्टिस होती है, पावर के ऊपर फोकस होता है। और मैं तो बहुत खुश हूँ आजकल का क्रिकेट देख के, T20 का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए एक्सीलेंस, जैसे किशोर कुमार एक्सीलेंस के थे, आइदर एक्सीलेंट हो या बिल्कुल बुरा हो, या ना कुछ तो मजा आता है देखने में, मीडियोकर एवरेज लोग को देखना मजा नहीं आता। तो ये जब T20 देखते हैं तो हम लोग अटैकिंग क्रिकेट की एक एक्सीलेंस देखते हैं, जिस तरह से शॉट्स मारते हैं। हमारा अभी केएल राहुल जिस तरह से 360 डिग्री का शॉट मारता है, लेकिन क्लासिकल स्टाइल में, स्टाइलिश बिल्कुल, उसी तरह बॉलर्स भी अपना क्लास दिखाते कि ऐसे स्मॉल ग्राउंड्स पे इतने बड़े बड़े हिटर्स के खिलाफ कामयाब हो जाते हैं, तो दैट इज आल्सो अनदर काइंड ऑफ एक्सीलेंस। तो वो देखने बिल्कुल फेयरलेस हो गया, बेखौफी है एक तरह से, और खूबी है, बेखौफी है। मुझे ऐसा लगता है कि विव रिचर्ड्स ने रीडिफाइन की बैटिंग, इसलिए कि आप बात कर रहे थे ना बैक फुट पे सब खेलते थे इनिशियली, उन्होंने आके जो फ्रंट फुट पे फास्ट बॉलिंग की हजामत बनानी शुरू की ना, वो एक तरह से हम सबके लिए चैलेंज था कि अब जो है ये करने की जरूरत है। जी हाँ, और देखिए विव रिचर्ड्स को मैं सैल्यूट इसलिए करता हूँ कि तब के जमाने में रमीज, वी नो द स्ट्राइक रेट 65 होता था, 70 होता था, 75। उस जमाने में इस बंदे का स्ट्राइक रेट 89-90 था, 90। एंड सो ही वाज, मैं हमेशा समझता हूँ कि ग्रेटनेस उस जमाने की और इस जमाने में कंपेयर करना इज नॉट फेयर। सो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ रियल ग्रेट, कि उस जमाने में उस ग्रेट और जो नेक्स्ट ग्रेट में क्या अंतर था? वो विव रिचर्ड्स ने दिखाया था कि बहुत बिल्कुल। इसीलिए जब रेटिंग्स निकलती है ना संजय, तो मैं समझता हूँ कि एंटरटेनमेंट वैल्यू, स्ट्राइक रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। मुझे एंटरटेनमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है। हाँ, इसलिए कि अगर विव 70 की स्ट्राइक रेट से टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करता है, तो मैं तो देखने जाऊंगा ना, एक 55-50 की स्ट्राइक रेट है वर्सेस एक की 70-80 की है। सो ये समहाउ हमारी रेटिंग्स में और रैंकिंग्स में इस चीज को सामने नहीं रखा जाता। हालांकि हम कहते हैं कि ये फैंस की स्पोर्ट है और फैंस जो है वो बहुत ही बड़े स्टेक होल्डर्स है, और अगर फैंस को एंटरटेनमेंट नहीं मिली है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है ना, सबसे बड़े स्टेक होल्डर को आपने। लेकिन हम बातें तो उनकी ही करते हैं ना रमीज, देखो आप विव रिचर्ड्स की आज बात कर रहे हैं तो बातें उनकी होती है, लेकिन शायद आजकल व्हेन यू लुक एट द टॉप रन गेटर जब कवरेज में आता है तो शायद उनका नाम भी नहीं होता होगा, लेकिन जब भी क्रिकेट की बात होती है तो विव रिचर्ड्स का नाम आता ही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो अभी तक याद है वो इमरान खान का वो जो वर्ड है ना, वो कभी नहीं भूलते हैं। 80-81 में हम अंडर 19 खेल के ना, मैं और सलीम मलिक हम रनर्स गए अंदर चाय वाय पिलाने के लिए पाकिस्तान टीम को, और वेस्ट इंडीज से सीरीज हो रही थी, पाकिस्तान लाहौर में टेस्ट मैच था। तो विव अपनी पीक पे था और इमरान खान भी 90 माइल्स एन आवर पे लंबी लंबी इन स्विंग बॉलिंग करते, तो बड़ा जबरदस्त मैच था वो। तो जावेद मियांदाद कप्तान थे। हाँ संजय, तो पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई, मेरे ख्याल में कुछ 150-200 के ऊपर। वो सिल्वेस्टर क्लार्क ने हशर मचाया हुआ था। सो वो जूते के लेसेस इमरान खान टाई कर रहे थे, तो जावेद मियांदाद वो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का ड्रेसिंग रूम आपको पता है, वो पीछे से अंदर आगे की तरफ आया और कहा कि इम्मी। तो इमरान खान ने ऐसे ऊपर देखा कि वो जब विव बैटिंग करने के लिए आया ना, साले को 2-3 बाउंसर करना, तो वो ऐसे जूते के लेसेस बंद कर रहे थे, कहते पागल हो गया, मुझे छिक्का मार देगा। उस वक्त जो है यानी कि एक दहशत थी विव रिचर्ड्स की। और अगर आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर कह रहा है कि मुझे छिक्का मार देगा, तो सोच लो
कि क्या उसका स्टाइल और स्टैंडर्ड था। मगर ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है संजय, ये ठीक जा रही है? कुछ इसमें ऑल्टरेशंस, यू बीइंग अ क्रिकेट माइंड, कुछ समझते हैं कि होनी चाहिए है इस क्रिकेट को? क्या किस चीज की जरूरत है? शायद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, और ज्यादा दिल के साथ ये चीज करवानी चाहिए थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अगर फारिग हो गई और फेल एक तरह से एक्सपेरिमेंट हो गया तो फिर क्रिकेट भी भंवर में फंस सकती है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट एक्चुअली फेल्ड कॉन्सेप्ट ही है बहुत सालों से रमीज। जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये दुकान होती टेस्ट क्रिकेट, तो उसके जो कस्टमर्स है दुकान में, वो उस दुकान में जाना बंद हो गया बहुत साल पहले। अगर आप टेस्ट मैचेस देखो, और फिर कोई बोलता है नहीं इंग्लैंड में देखो कितना फुल हाउस है, एक्सेप्शन है वो। अगर ज्यादातर वर्ल्ड में देखो जब टेस्ट क्रिकेट होती है तो 10 लोग देखते हैं। साउथ अफ्रीका में लोग नहीं आते, श्रीलंका में नहीं आते, पाकिस्तान में नहीं आते, इंडिया में नहीं आते, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आते, कभी कभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल डे पे आते हैं। लेकिन जनरली टेस्ट क्रिकेट अगर दुकान होती तो 10-15 साल पहले बंद होती, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट है वो लोगों को इतना पसंद नहीं है। तो क्रिकेट का फ्यूचर है, किसी का भी फ्यूचर वही लोग डिटरमिन करेंगे कि क्या होना चाहिए। जब तक लोग पसंद करेंगे वही फॉर्मेट चलेगा। तो टेस्ट क्रिकेट मेरे हिसाब से चलता रहेगा, क्योंकि हम चलाएंगे। क्रिकेटिंग कम्युनिटी है, जो पैसा आता है T20 क्रिकेट या 50 ओवर्स क्रिकेट से, उससे हम टेस्ट क्रिकेट को एक्चुअली, जैसे हेरिटेज एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हम देखभाल करते हैं, उसी तरह टेस्ट क्रिकेट को हम अलाइव रखेंगे। कमर्शियली तो वायबल है नहीं, दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, यानी जो भी टेस्ट क्रिकेट के राइट्स लेता है ही इज लूजिंग मनी। बट द जो लॉसेज है वो हमको बेयर करने होंगे क्रिकेटिंग कम्युनिटी को, क्योंकि ये एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है। और कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट के रिजल्ट, टेस्ट क्रिकेट के परफॉर्मेंस अभी भी यंग लोग ध्यान में रखते हैं। पुजारा के 300 जो ऑस्ट्रेलिया में किए, अहमद शहजाद के ऑल द रन, बाबर आजम, ये सब जो लोग हैं जब टेस्ट क्रिकेट में रन करते हैं तो वो याद रखते हैं। तो इसीलिए टू टेस्ट अ चैंपियन क्रिकेटर के लिए टेस्ट क्रिकेट होना जरूरी है। तो इसीलिए वो अलाइव रहेगा, लेकिन कमर्शियली उसका अभी यूज नहीं हो सकता। मैं यही सोच रहा था, मेरी टेक ये थी संजय कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करवाई गई है इसकी एक बड़ी पर्टिकुलर छोटी सी विंडो होनी चाहिए थी। रात दिन इसको 2 साल के लिए खींचा जाता, आपको 6 महीने में रिजल्ट मिलना चाहिए था। और बाकी क्रिकेट, बेशक अगर आप सीरियस हैं कि टेस्ट क्रिकेट को रीलॉन्च करना है और रीबूट करना है, सो आप ऑप्शन ही ना दे एडवर्टाइजर्स को और स्टेक होल्डर्स को कि किसी और जगह अपने ये पैसे पार्क करें मास वाइड टेस्ट क्रिकेट के। बाकी सब विंडोज आप बंद कर दें और 6 महीने के लिए ये खून लगा दें फैंस को भी और एडवर्टाइजर्स को भी, और सारी टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेलें और फिर डिटरमिन करें कि हाँ ये टेस्ट चैंपियन है। क्योंकि मैं ये समझ प्रॉब्लम ये रमीज ये है कि ये कर सकते हैं, सबको ये आइडिया अपील भी होगी और ये कामयाब भी होगा, क्योंकि एक रेलेवेंस होगा कि अभी इंडिया न्यूजीलैंड, मेरा तो ये मानना है कि 6 मैच की सीरीज रखो, 3 इंडिया में 3 न्यूजीलैंड में, तो एक दूसरे के खिलाफ खेले, फिर उधर के पॉइंट्स आ गए, फिर इंग्लैंड यहाँ पर खेली, पाकिस्तान, फिर श्रीलंका में, ये सब एक दूसरे के खिलाफ होम एंड अवे खेले। 6 महीने में ये हो सकता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज फॉर द क्रिकेट बोर्ड एवरीवन टू एग्री। बहुत सारे बोर्ड्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जो इमीडिएट जो लुक्रेटिव जो सीरीज है या जो इवेंट्स है उसको फोरगो करके दे हैव टू डू इट फॉर द लार्जर गुड, जो करना मुश्किल है। तो उस पे प्रॉब्लम हमेशा आती है कि सब क्रिकेट बोर्ड एक आइडिया को सपोर्ट नहीं करते जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। हमारा एक थोड़ा नेचर होता है कि जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है उस पर फोकस करे, तो कोई सोचेगा यार फिर हमारी वो जो प्राइवेट लीग है वो नहीं हो सकती, यार फिर ये नहीं हो सकता, और वो हमारी एशेज सीरीज है और ये एक बड़ी मनी स्पिनर हमारी सीरीज वो नहीं हो सकती, हम लोग लॉसेज नहीं ले सकते, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टेलीविजन के साथ। लेकिन ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा तो फिर से जोश शायद आ सकता है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन मेरा ये मानना है जो गेम 5 दिन चलती है और उसके बाद कभी कभी ड्रॉप भी हो जाता है, वो मॉडर्न ऑडियंसेस के लिए वो कॉन्सेप्ट ही अपीलिंग है नहीं। तो कोशिश जारी होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन कितनी सक्सेसफुल होगी मुझे पता नहीं। अच्छा, ओके। आखिर में आपसे गाना तो मैंने सुनना ही है संजय, मगर उससे पहले आपके फेवरेट आजकल सर्किट में प्लेयर्स कौन से चल रहे हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन। बाबर आजम इज somebody that I'm really enjoying, उसके करियर में फॉलो कर रहा हूँ। आपसे थोड़े दिन पहले मैंने बात की थी, लास्ट 5 टेस्ट मैचेस 4 टेस्ट 100 किए। और ये है टेस्ट क्रिकेट की खासियत, जब बंदा टेस्ट क्रिकेट में ऐसे खेलता है, ऑस्ट्रेलिया जाके रन बनाता है 100 and 90 गॉड, फिर ध्यान जाता है।
क्योंकि 50 ओवर्स T20 क्रिकेट में एडवांटेज होता है बैट्समैन को, तो ये मैं एक्साइटेड हूँ। फिर यंगस्टर्स में आई मीन बहुत सारे नाम है, लेकिन अगर मैं एक का नाम लेना चाहूंगा तो विराट कोहली का लेता हूँ, क्योंकि जिस तरह का उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स क्रिकेट, और ये बंदा इस दौर में भी टेस्ट क्रिकेट का फैन है, एंड पता चलता है कि जब टेस्ट क्रिकेट आता है तो वो कितनी अपनी गेम को रेस करता है। तो एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट इज लकी कि विराट कोहली जैसा सुपरस्टार जो वर्ल्ड में ग्लोबल स्टार बन गया, ही वैल्यूज टेस्ट क्रिकेट सो मच। तो ये उससे मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ, जिस तरह का उसका टेम्परमेंट है। आई हैव नेवर सीन एनी इंडियन बैटिंग ग्रेड हैविंग सो मच सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी ये 10 मैचेस में फेल हो जाए रमीज, 11वें मैच में जाएगा जैसे कि वो किंग है, उसका कॉन्फिडेंस कम ही नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई आई एम अ ह्यूज एडमायरर, एंड बहुत सारे हैं वर्ल्ड में, but I thought I'll just take one name for the moment. नहीं बिल्कुल ठीक है। मुझे विलियमसन एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत पसंद है संजय। आई मीन इतना ठहराव है और इतना काबू है अपने ऊपर कि कोई भी वर्ल्ड कप फाइनल के बाद कप्तान होता तो जाके वो कुर्सियों को आग लगा देता, अगर कोई सब कॉन्टिनेंट में के फैंस के साथ ये हुई होती ज्यादती तो। जी हाँ, और ये न्यूजीलैंड प्लेयर्स की खासियत है। मैं रॉस टेलर के साथ एक्चुअली सेमीफाइनल जब वो जीते, रॉस टेलर ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, तब भी मैं उनसे बात कर रहा था, ऐसे लग रहा था शाम को बैठ के जैसे डिनर पे बात करते, इतना काम। अभी सेमीफाइनल जीते इंडिया के खिलाफ अगेंस्ट दी ऑड्स, और उसने एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली, लेकिन अमेजिंग टेम्परमेंट। तो केन विलियमसन भी उसी तरह के लोग हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि चैंपियन खिलाड़ी जब बंदे भी अच्छे होते हैं। तो यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा तो संजय थैंक यू। चलते चलते योर फेवरेट किशोर का थोड़ा बहुत तो होना। चलते चलते आपने बोला तो चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वाह जबरदस्त, बहुत मजा आया। किशोर कुमार इज रेडी, ऑलवेज ऐसा ऑन किया तो रेडी। नहीं मैं यही चाहता हूँ कि काश दोबारा से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो सके। खैर इसको टाइम लगेगा, बट हैविंग सेड दैट जो हमारी एक तरह से मुलाकात होती रहती है कमेंट्री बॉक्स में, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि इस गुफ्तगू के बाद और इंटरव्यू के बाद लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कल्चरली और जुबान के हिसाब से और अपनी चॉइसेस के हिसाब से बहुत फर्क नहीं है एक भारतीय और एक पाकिस्तानी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय। एक चीज कहना चाहूंगा फैंस को, जो लास्ट हमने एक शो किया तो उसके बाद मैंने आपको कही थी कि बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मैं वन ऑन वन बैठ सकता हूँ एंड डिनर कर सकता हूँ। मुझे हमेशा थोड़ा टाइम लगता है क्लोज होने में, तो 4-5 लोग होते तो फिर ठीक है, लेकिन रमीज एक ऐसा बंदा है जिसके साथ मैं ऐसे बैठ के वन ऑन वन हम 2-3 घंटा आराम से बिता सकते हैं, बातें नॉन स्टॉप चलती है। और एक बीच में थोड़ा सा वक्त बन गया था, आप इंडिया कम आ रहे थे, आईपीएल में नहीं थे, और फिर वर्ल्ड कप में मिले सीधा इंग्लैंड में, और फिर हम डिनर पे गए, हमेशा जाते हैं, और वहां पर भी वही लगा कि कितना भी वक्त हो गया हो, जब मिले तो सीधा 2-3 घंटा नॉन स्टॉप बातें, सब क्रिकेट के ऊपर, यहाँ वहां की। तो we are it's been an absolute pleasure Sanjay to enjoy your company in the com box and otherwise also, यानी कि on record शायद लोगों को पता नहीं, और आप तो पाकिस्तान के एक रेगुलर विजिटर रहे हुए हैं जब 10 स्पोर्ट्स के लिए आप यहाँ पे आते थे। so we still want you, we still miss you and all the best। एक कोरोना का वक्त जो है वो बड़ा सख्त है, ये टेम्परामेंट हमारा टेस्ट कर रहा है, इवन दो टेम्परामेंटली क्रिकेटर्स स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, बट ये मुख्तलिफ तरह का एक चैलेंज, एंड आई होप यू एंड द फैमिली आर कीपिंग वेल, एंड इसको बस वो ही है, लेट इट ब्लो ओवर एंड नॉट पंगास अलाउड, नो पंगास अलाउड। थैंक यू रमीज, थैंक्स फॉर हैविंग मी, एंड हाई टू ऑल Ramiz Raja's YouTube channel viewers. Thank you for having me. Thank you Sanjay, thank you for doing this. Thanks a lot.